आप सब लोगों का मैं बहुत स्वागत करती हूं। आप सब लोगों को मेरा अभिवादन। आज एक बहुत ही गंभीर, चिंताजनक और महत्वपूर्ण मुद्दे पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, क्योंकि भारत के संविधान की उद्देशिका, जिसके 3 महत्वपूर्ण शब्द जस्टिस, इक्वालिटी एंड डिग्निटी, न्याय, समानता और गरिमा, इन तीनों की अवहेलना जम्मू कश्मीर में हो रही है। कोई भी सरकार जब डेली वेजर्स को एंगेज करती है तो वो उनके ऊपर कोई एहसान नहीं करती, ना ही कोई परोपकार करती है। डेली वेजर्स को नियुक्त किया जाता है वेलफेयर स्कीम के तहत, एज अ वेलफेयर स्टेट, जो भारत के संविधान के तहत कोई भी स्टेट उन्हें एंगेज करती है। कुछ ही दिन पहले बीजेपी के वरिष्ठ प्रवक्ता, उन्होंने बहुत ही दबे और खुले शब्दों में डेली वेजर्स के अगेंस्ट जो गलतियां की गई हैं उन्हें कबूला। डेली वेजर्स की जो कहानी है 1980 से शुरू हुई है और SRO 64 1994 तक चलती रही। उसके बाद भी कई लोग लगाए गए। 2001 में डेली वेजर्स को नए नाम दिए गए। कैजुअल वर्कर्स कहा गया इनको, नीड बेस्ड सीजनल वर्कर्स कहा गया। स्पेशल प्रोविजंस एक्ट 2010 आया। इसी के बाद 2015 में भी नए तरह के ऑर्डर्स निकाले गए, SRO 520 2017, जिसके तहत आपने स्किल्ड और अनस्किल्ड ग्रुप की क्लासिफिकेशन करी। और इन सब मुद्दों को लेके सरकार कुछ भी नहीं कर पाई। LG प्रशासन कुछ भी नहीं कर पाया। ये गवर्नमेंट ऑर्डर्स, एम्पावर्ड कमेटीज, ये सब इन सब की गठना होती गई, मगर अंत में इनका नेट रिजल्ट 0 निकला। यही सारे SROs और डिफरेंट गवर्नमेंट ऑर्डर्स आगे जाके स्ट्राइक्स का एक बहुत बड़ा मुद्दा बने। आज अगर मैं आपको तथ्यों के हिसाब से बताऊं तो PHE 167 डेज से स्ट्राइक पर है। जल शक्ति, स्टेट डिपार्टमेंट, इरिगेशन डिपार्टमेंट, कितने ही 100 से अधिक दिनों से आज ये लोग स्ट्राइक्स पे बैठे हुए हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर जी की एडमिनिस्ट्रेशन और सेंटर की सत्ता बीजेपी की और बाकी सारी गवर्नमेंट्स जो आज तक JNK में आई हैं, ये सब उनकी विफलता का नतीजा है। ये चीज बहुत प्रॉपर तरीके से मैं आज कहूंगी कि जनादेश की बात जब भी बीजेपी करती है तो वो सिर्फ वर्चस्व की लड़ाई के बारे में करती है, लोगों की भलाई के बारे में नहीं। अब अगले 2 मिनट में मैं सभी विफलताओं की आपको रूबरू कराऊंगी, सभी विफलताओं के साथ एक एक करके। तथ्यों के आधार पर सबसे पहला पॉइंट मैं उमा देवी 2006 की जजमेंट पे लूंगी। बहुत ही क्लियरली इस जजमेंट में कहा गया था कि रेगुलराइजेशन किस ढंग से करनी है। स्टेट ऑफ JNK वर्सेस डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन बांदीपुर 2016 की बहुत इंपॉर्टेंट हाईकोर्ट की जजमेंट आई, जिसमें हाईकोर्ट ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से कहा that the state government is to be blamed for the unfortunate situation which they have created for the daily wages। इसका मतलब उन्होंने बड़े ही बेहतरीन शब्दों में स्टेट गवर्नमेंट को इसका जिम्मेवार बनाया। इसी के साथ JNK हाईकोर्ट ने अब 2 ऑर्डर्स निकाले। 1 अप्रैल 2022 का ऑर्डर, 30 नवंबर 2022 का ऑर्डर। ये सारे रेगुलराइजेशन ऑफ सर्विसेज को लेते हैं। अगर ये रेगुलराइजेशन ऑफ सर्विसेज को लेके डेली वेजर्स जो हाईकोर्ट और सबॉर्डिनेट कोर्ट्स में है, अगर हाईकोर्ट अपना काम कर सकती है तो LG एडमिनिस्ट्रेशन कब तक अपनी कमेटियों पे काम करेगी। SRO 64 1994 को लेके बीजेपी के एक बड़े ही वरिष्ठ प्रवक्ता ने कुछ दिन पहले एक बहुत ही बेतुका और बड़ी ही बौखलाई हुई स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि SRO 64 1994 जब हम इस ढंग से लागू करेंगे और इस ढंग से उसको देखा जाएगा कि अगर किसी डेली वेजर की डेथ या मृत्यु भी हो चुकी है तो उसकी डेथ के बाद भी उसको रेगुलराइज किया जाएगा, ताकि उसका कोई पुत्र या उसके घर का कोई इंसान उसको कंपैशनेट अपॉइंटमेंट मिल सके। इसके बाद ये लोग ये भी कहते हैं कि SRO 64 1994 को वो इस तरह से इंप्लीमेंट करेंगे कि जिस तरह से बेटर तरीके से डेली वेजर्स के लिए होगा। इसी के साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि जो लोग 2001 और 2010 के बाद लगे उनके बारे में भी जो है ये लोग कोई ना कोई डिसीजन देंगे। दूसरा मुद्दा, PDD की रेगुलराइजेशन की बात करते हैं। 200 ऑर्डर्स निकाल के
ये जेपीडीसीएल और केपीडीसीएल की बातें करते हैं। हजारों लोग पीडीडी डिपार्टमेंट में आज भी रेगुलराइजेशन के लिए तरस रहे हैं, आज भी अपनी सैलरीज के लिए तरस रहे हैं। जल शक्ति और आशा वर्कर्स, इन सब के लिए कोई डिसीजन नहीं लिया गया। दूसरा मुद्दा मिनिमम वेजेस। मानव अधिकारों से आप लोगों को वंचित कर रहे हैं। 9000 में प्रवक्ता बीजेपी के खुद कहते हैं कि डिग्निटी नहीं दे सकते आप लोग किसी को भी। आपने अपना पलड़ा झाड़ के डिसबर्सिंग ऑफिसर्स के ऊपर सब कुछ ब्लेम करते हो, मगर आपने ये रियलाइज नहीं करा कि आप कंपेयर करिए अपने मिनिमम वेजेस को और दिल्ली सरकार ने, आम आदमी पार्टी ने जो मिनिमम वेजेस की नोटिफिकेशन निकाली, उसमें जमीन आसमान का फासला है। इसी के साथ साथ आज मैं पढ़ रही थी कि 27 जून 2022 को एक ऑर्डर निकाला गया जिसके तहत कहा गया कि एडवाइजरी बोर्ड रेकमेंड्स 38% डीए एज पार्ट ऑफ द मिनिमम वेजेस, मगर कहनी में और कथनी और करनी में बहुत फर्क होगा। मैं सरकार से पूछना चाहूंगी, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से पूछना चाहूंगी, क्यों हमने कोड ऑफ वेजेस 2019 एक्ट को आज जेएनके में नियुक्त नहीं किया? क्यों हम एक सेंटर के लॉ को, एक सेंटर के कानून को हम इधर नहीं लेके आए? उसकी बहुत बड़ी वजह है अकाउंटेबिलिटी। उनको पता है कि अगर कोड ऑफ वेजेस एक्ट 2019 जम्मू कश्मीर में लाया गया तो उनकी अकाउंटेबिलिटी बनेगी, काफी लोगों की जवाबदारी बन जाएगी। तीसरा मुद्दा है मेरा टाइम फ्रेम को लेकर। हर बार ये लोग कहते हैं रेगुलराइजेशन कुछ महीनों में कर दी जाएगी, 3 महीनों में कर दी जाएगी, मगर सच तो ये है कि एक्सेलरेटेड रिक्रूटमेंट कमेटी के तहत अगस्त 2019 में उन्होंने कहा था कि 50,000 यूथ को आप लोग एम्प्लॉयमेंट देंगे, मगर आपकी मंशा थी नहीं। तब तक आप रेगुलराइजेशन का मसला सॉल्व नहीं कर पाएंगे जब तक आप नई वैकेंसीज क्रिएट नहीं करेंगे, जब तक आप नई जॉब्स जनरेट नहीं करेंगे। कमेटीज की बात करती है बीजेपी, तो आज मैं इस माध्यम से बीजेपी की कमेटीज को पूछना चाहूंगी। 2014 में एक रिपोर्ट आई, 62,000 डेली वेजर्स जो आज 1 लाख के दौर पे हैं, आपने उनके बारे में कहा था कि आप इन सबको रेगुलराइज करेंगे। 2014 से लेकर आज तक आपने क्या डिसीजन लिया? 2017-18 में एक और नई हवा आई, इन्हीं के थ्रू एक ऑर्डर निकला कि 60,000 डेली वेजर और कैजुअल वर्कर्स को ये लोग रेगुलराइज करेंगे। इस मसले में इन्होंने क्या किया? 2015 अक्टूबर कैबिनेट सब कमेटी ने कहा कि 60,900 डेली वेजर्स will be regularized, but no decision was taken. At the end of it, these are just false promises, absolutely false promises. एक छोटा सा उदाहरण आपको दूंगी। जब यूपीएससी की प्रेपरेशन कोई भी स्टूडेंट करता है तो किताबें बटोर के अपनी प्रेपरेशन नहीं कर सकता, उसे किताबें पढ़नी पड़ती हैं। आपको इन कमेटियों का रिजल्ट निकालना होगा। आप कमेटीज पे कमेटीज का संगठन नहीं कर सकते। और अल्टीमेटली 5वां और 6ठा पॉइंट, आपकी अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल शून्य है। आपने अल्टीमेटली इन सभी डेली वेजर्स को लेके कोई भी प्रॉपर डिसीजन नहीं लिया, कोई भी रेगुलर कमेटी नहीं बनाई जो रेगुलरली इन डेली वेजर्स को देखती कि किन को रेगुलराइज किया जा रहा है, कौन सी कमियां और खामियां आप लोगों में रह गई। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, तथ्यों के आधार पर मैं आज एक रिपोर्ट पढ़ रही थी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की। 2021 में सुसाइड विक्टिम्स की अगर मैं बात करूं तो 25.6% of the people who committed suicide were daily wagers. 1 in 4 suicides is committed every day by a daily wager. इस पॉइंट पे भी सरकार को ध्यान देना होगा, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को ध्यान देना होगा। बात आ गई एक कंसोलिडेटेड पॉलिसी। मैं आप लोगों के माध्यम से सब लोगों को, सभी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को, एलजी साहब को और बाकी सारी बीजेपी की कमेटीज को ये उदाहरण देना चाहूंगी कि आप डेली वेजर्स को सिंड्रेलाज ऑफ ग्रोथ ना बनाएं। दे आर नॉट सिंड्रेलाज ऑफ ग्रोथ। आपको काम करना पड़ेगा। आप लोगों को टाइम बाउंड, हर ऑर्डर में आप 2 शब्दों का गठन कर देते हैं, टाइम बाउंड। और ये कोई अजीब सी बात नहीं होगी कि कुछ दिनों के बाद एक नया एसआरओ आ जाएगा जिसमें ये एक और पॉइंट लिखेंगे कि टाइम बाउंड की डेफिनेशन क्या है। अंत में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस को खत्म करते हुए मैं 2-3 चीजें कहना चाहूंगी। डेली वेजर्स ने अपना चूल्हा जलाना है, वासुदेव कुटुंबकम का नारा देते हैं। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को समझना होगा कि एलजी का पद एक बहुत ही सम्माननीय पद है। आपकी आलोचना भी होगी मगर हमें अभिव्यक्ति की आजादी भी है। हम आपकी निंदा भी करेंगे मगर आपको समाधान निकालना होगा। आप
कि सरकार ने सिर्फ बोला ही नहीं, हमने दिल्ली में और पंजाब में कर दिखाया है कि हम रेगुलराइजेशन और डेली वेजेस को लेकर कितने ही इंपॉर्टेंट कार्य कर रहे हैं। एलजी प्रशासन और बीजेपी की सारी कमेटीज को आज मैं इस दफ्तर से बैठे हुए एक संदेश देना चाहूंगी कि आप बुद्धिजीवियों की पार्टी हैं। हम मूर्ख दर्शक नहीं बनेंगे, हम संख्य कर्म योग करेंगे और आप भी अपना कर्म करें जो आप हिंदुत्व का नारा लगाते हैं। डेली वेजेस को इंसानियत के तौर पे देखा जाए। आपकी राजनीति एक नई दिशा का मार्गदर्शन करेगी। और इसी के साथ साथ डेली वेजर्स को मेरा एक संदेश, आप जहां कहीं भी जम्मू कश्मीर के हिस्से में बैठे हैं, आम आदमी पार्टी आपके साथ खड़ी होगी। आम आदमी पार्टी आपके साथ हमेशा थी और आप डट कर खड़े होंगे, क्योंकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी जो है गीता में कही गई है कि अगर कर्म तेरा सच्चा होगा तो कर्म कहां निष्फल होगा। इसी के साथ साथ मैं आप लोगों का बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि आप लोग अपना कीमती समय निकाल के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए। जय हिंद, जय भारत।